नमस्ते। हिंदी साहित्य में ना एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि एक पूरी भाषा का कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया। और वो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो नंबर है 34, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी है। सोचिए, सिर्फ 34 साल, 1850 से 1885 तक। तो सवाल यही है कि कोई इंसान सिर्फ 34 साल में एक पूरी भाषा, उसके साहित्य में एक क्रांति कैसे ला सकता है। चलिए आज उनके इसी कमाल के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसे ही आधुनिक हिंदी के पितामह नहीं कहा जाता। मतलब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। साहित्य हो, समाज सुधार हो या फिर पत्रकारिता, हर चीज में उनका जो काम था ना, वो ऐतिहासिक था। एक ऐसा काम जिसने हिंदी को एक पूरी की पूरी नई शक्ल, एक नई दिशा दे दी। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उनका सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं, जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। साल था 1850। काशी के एक बहुत ही माने जाने परिवार में उनका जन्म हुआ, पर बचपन से ही मुश्किलें साथ थीं। सोचिए, सिर्फ 5 साल के थे जब मां नहीं रहीं, और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पिता का साया भी सर से उठ गया। पढ़ाई के लिए क्वींस कॉलेज गए तो सही, पर उनका मन वहां रमा नहीं। उन्होंने जल्दी कॉलेज छोड़ा और खुद से पढ़ने का, मतलब स्वाध्याय का रास्ता अपना लिया। और जानते हैं, इसी स्वाध्याय ने उन्हें साहित्य का सचमुच एक महासागर बना दिया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में इतना कुछ लिखा, इतना ज्यादा लिखा कि उस जमाने में किसी और के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। खासकर नाटकों की दुनिया में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि दूसरी भाषाओं के बेहतरीन नाटकों का अनुवाद भी किया। इससे हुआ ये कि हिंदी नाट्य साहित्य और भी अमीर हो गया। और उनके नाटकों की रेंज देखिए, कमाल की थी। एक तरफ तो अंधेर नगरी जैसा तीखा राजनीतिक व्यंग्य है, और दूसरी तरफ भारत दुर्दशा, जिसमें देश के उस वक्त के हालातों पर गहरी चिंता झलकती है। यही नहीं, उन्होंने मुद्रा राक्षस और रत्नावली जैसे क्लासिक संस्कृत नाटकों का ऐसा अनुवाद किया कि वो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच गए। अच्छा, नाटक तो थे ही, पर वो काव्य में भी उस्ताद थे। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ उस जमाने की पारंपरिक काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा में ही नहीं लिखा, बल्कि खड़ी बोली में भी कविताएं की। अब देखिए, खड़ी बोली उस वक्त गद्य के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे कविता में लाना ये अपने आप में एक बहुत ही नई और आधुनिक शुरुआत थी। उनकी कविताओं की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर जैसी प्रेम से भरी रचनाएं भी मिलेंगी, तो वहीं भारत वीरत्व जैसी देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं भी। ये सब दिखाता है कि उनकी कलम में कितनी कितनी ताकत और कितना विस्तार था। तो साहित्य तो था ही, पर भारतेंदु का एक और बहुत बड़ा योगदान था जिसे हम भूल नहीं सकते। वो एक जबरदस्त पत्रकार भी थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही हिंदी पत्रकारिता की असल नींव रखी। उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बहुत ही जरूरी पत्रिकाएं शुरू की। सबसे पहले 1868 में आई कवि वचन सुधा, फिर 1873 में आई हरिश्चंद्र मैगजीन, और ये तो इतनी जरूरी थी कि इसे आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मस्थान ही माना जाता है। और फिर 1874 में बालाबोधनी। जरा सोचिए, उस दौर में खास तौर पर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और जागरूकता के लिए एक पत्रिका निकालना, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। और उनकी पत्रिका से जुड़ा ये एक वाक्य सब कुछ बयां कर देता है। हिंदी नई चाल में ढली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी। साल 1873। असल में यही वो मोड़ था जब से हिंदी गद्य ने एक बिल्कुल नया, एक आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु ने साहित्य और पत्रकारिता के जरिए एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है और हमें लगातार प्रेरणा देती है। सोचिए, अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने साहित्य के जरिए क्या क्या नहीं किया। देशभक्ति की भावना जगाई, समाज सुधार की आवाज उठाई, लोगों में राष्ट्रीयता का जज्बा भरा, और सबसे बड़ी बात, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के लिए जो प्यार जगाया ना, वो जो अलख जगाई, वो आज भी हिंदी साहित्य का सबसे सुनहरा पन्ना माना जाता है। और आखिर में एक सवाल है जो मन में बार बार आता है कि अगर भारतेंदु ने सिर्फ 34 सालों में इतना कुछ कर दिखाया, तो अगर उन्हें एक लंबी जिंदगी मिली होती तो वो और क्या क्या कर गुजरते। ये सवाल ही
अपने आप में उनकी काबिलियत और उनकी विरासत के विशाल होने का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।